गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसंत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियां, हिमालय, पर्वतराज हिमालय। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यहाँ सबसे पहले कवि जो है वो बताते हैं कि किस तरह से वो प्रारंभ में नदियों के साथ किस तरह का उसका रिश्ता था, कैसे वो समझते थे उनको, क्या क्या समझते थे। माँ या दादी, मौसी या मामी की गोद की तरह उनकी जो धारा थी उसमें वो डुबकियाँ लगाया करते थे। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो एक है गंभीर। गंभीर का अर्थ है गहन विचारों वाली, और संभ्रांत का अर्थ है उत्तेजित। आगे देखिए, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे बहुत कुछ और ही रूप में सामने थी। यहाँ कवि जो है नदियों के बारे में बात करता है। कवि को एक बार कहीं पहाड़ों में घूमने के लिए जाना होता है, तो जो वो पहाड़ों पर जाता है, हिमालय की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि जैसे ही वो हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो किस तरह से उसे नदियों का एक अलग रूप देखने को मिला। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो जैसे ही वो हिमालय के कंधों पर चढ़ता है कवि, तो उसे नदियाँ जो है बहुत एक महीन धारा की तरह लगती हैं, पतली पतली धारा में बहती हुई नज़र आती हैं। तो उसको आश्चर्य होता है कि जब वो समतल भूमि में इन नदियों को देखता है तो वो इतनी विशाल, इतनी चौड़ी कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। यहाँ कवि ने नदियों को बेटियाँ कहा है, हिमालय को पिता कहा है। तो यहाँ जो है कवि ने एक अलंकार का प्रयोग किया है, और वो अलंकार है मानवीकरण अलंकार। यानी किसी निर्जीव चीज़ का मनुष्य की तरह वर्णन करना, वो मानवीकरण अलंकार होता है। इसने यहाँ हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया है। जो नदियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। तो यहाँ एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाया गया है कि कैसे वो हिमालय की गोद में, यानी अपने पिता रूपी हिमालय की गोद में नदी रूपी बच्ची कैसे खिलखिलाती है, कैसे अटखेलियाँ करती है। इनकी जो भावभंगी हैं, इनका जो खुशियाँ हैं, वो कहाँ गायब हो जाती हैं, वो देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। और इस तरह से वो बताते हैं कि मेरा ध्यान कभी भी किसी चीज़ पर जब जाता है, किसी लड़की या कली पर, तब भी मुझे इतना कौतूहल यानी इतनी जिज्ञासा नहीं होती और इतना विस्मय यानी हैरानी नहीं होती जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त होता है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये ऐसे बहकर कहाँ भागी जा रही हैं, जब एक इतने विराट, इतने विशाल, इतने महान, इतने बड़े पिता, हिमालय रूपी पिता का प्रेम पाकर भी जब ये इनको संतुष्टि नहीं होती, तो इनका कौन सा लक्ष्य है, कौन सा उद्देश्य है जिसको पाने के लिए ये इतनी दौड़ लगा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ, बंधुर अधिपत्याकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका जो घर है, निकेतन का अर्थ है घर, अधिपत्यकाएँ का अर्थ है पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है, और सरसब्ज का अर्थ है हरी भरी, और उपत्यकाएँ का अर्थ है चोटियाँ। जो चोटियाँ हैं, पहाड़ की चोटियाँ, बिल्कुल ऊपर तो जो होती है वो बर्फ़ होती है, जो जिसकी बूंद बूंद पिघलकर इन नदियों के रूप में आगे बहने लग जाती है। और दूसरी इस पर जो जहाँ समतल ज़मीन आ जाती है वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है।
खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये इस जंगल से दूर इस पहाड़ से दूर निकलकर जंगल में जाती हैं तो देवदार, चीड़, चिनार, ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों के पास जाकर ये थोड़ी सी ज़मीन जो है इनकी समतल हो जाती है, तो ये थोड़ा सा इनके बहाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वो थोड़ी सी ठहरने का, ऐसा लगता है जैसे ये ठहर गई हैं। तो यहाँ लेखक जो है वो कहते हैं कि इनको पुरानी बातें याद करने का यहाँ मौका मिल जाता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ इसने लेखक ने संज्ञा दी है बूढ़ा हिमालय। हिमालय जो है उसको बूढ़ा बताया है, यानी बूढ़ा तो मनुष्य ही होता है, हिमालय तो बूढ़ा नहीं होता। तो इस तरह से इस सारे पाठ में, सारी कहानी में क्या है, हिमालय को मनुष्य के रूप में दिखाया है। तो यहाँ जो है नटखट बेटियाँ, नटखट शब्द जो है बेटियाँ शब्द की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ नटखट शब्द विशेषण है। और यहाँ हिमालय शब्द की विशेषता बूढ़ा बता रहा है, तो बूढ़ा शब्द भी क्या है, विशेषण शब्द है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नाम हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियों के नाम हैं, और ये दो नाम ऐसे हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। तो इन ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को याद करते हैं, तो इसके साथ साथ जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी कवि की आँखों के सामने आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ बर्फ़ गिरती है, और बर्फ़ पर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो बर्फ़ जो है पिघलकर, छोटे छोटे बूंदों के रूप में पिघलकर वो पानी बन जाती है, और पानी इकट्ठा होकर नदी बन जाती है। तो यहाँ इसलिए लेखक ने कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय, यहाँ दयालु शब्द ने हिमालय शब्द की विशेषता बताई है, तो इसी कारण दयालु शब्द भी क्या है, विशेषण है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित माने बहना। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो दो बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला है। तो इन नदियों का लक्ष्य क्या है, जाकर समुद्र में मिल जाना। तो यहाँ जो है समुद्र को लेखक ने सौभाग्यशाली बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि इसको पर्वतराज हिमालय की दो दो बेटियाँ, कौन सी बेटियाँ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दो दो बेटियों के हाथ थामने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में ही शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती होंगी। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ सिर्फ समतल मैदान में नदियों को देखा है, उन्होंने सिर्फ बच्चियों के इस रूप को नहीं देखा है जो इस हिमालय की गोद में खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो। पहाड़ी आदमी यानी जो पहाड़ पर रहते हैं उन लोगों के लिए ये आकर्षक का बिंदु नहीं होती। ये नदियाँ, जो नदियाँ जहाँ से उत्पन्न होती हैं वहाँ से उनको देखना पहाड़ी लोगों के लिए आकर्षण का विषय नहीं है। लेकिन जब आम आदमी देखता है, जो समतल भूमि में रहता है, वो आदमी जब इसको देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ लेखक जो है हिमालय को क्या कहता है, ससुर कहता है, क्योंकि हिमालय की बेटियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो जाकर अंत में समुद्र रूपी दामाद में मिल जाती हैं, इसलिए लेखक यहाँ हिमालय को ससुर कहते हैं और समुद्र को दामाद कहते हैं, क्योंकि इनकी दोनों बेटियां जाकर कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। इसलिए कभी लेखक को कोई संकोच नहीं होता। आगे देखिए, कालिदास के
विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। यहाँ एक संस्कृत के कवि कालिदास का वर्णन है और उनकी लिखी हुई एक पुस्तक मेघदूतम का वर्णन किया गया है। और क्या वर्णन किया है कि उसमें एक जो मुख्य पात्र था यक्ष और यक्षिणी, इसमें दो पात्र थे, जिसमें यहाँ यक्ष जो है अपने मेघदूत यानी बादल के माध्यम से संकेत देना चाहता है कि आप जब जाओ तो रास्ते में जो वेत्रवती नदी आती है, जो बेतवा नदी, वेत्रवती का अर्थ है बेतवा नदी आती है तो उसे प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी आपके अंदर क्या है, प्रेम का यहाँ अर्थ क्या है, बारिश की बूंदें। तो आप अपना जो थोड़ी सी बारिश जो है इस नदी में भी करते जाना। कौन से नदी में? बेतवा नदी में। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। और इस कारण से जब तुम बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान दोगे तो इस कारण तुम्हारी जो प्रेमिका, तुम जिसको संदेश देने जा रहे हो, वो भी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। और कवि को जो है इन नदियों को देखकर कालिदास के यक्ष की, जो मेघदूत को जो यक्ष ने संदेश दिया था, वो बात उनको याद आ जाती है। और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। आगे एक और बात बताई है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यहाँ एक और व्यक्ति का वर्णन आया है, वो कौन है? काका कालेलकर। उन्होंने नदियों को क्या कहा है? माता कहा है। जबकि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है? इसमें कहा है कि यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो हर्ज क्या है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है? माता क्या करती है? सबका पालन पोषण करती है। और नदियाँ भी क्या करती हैं? अपने जल से पेड़ पौधों जीवों को सिंचित करती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं, इसलिए इसे माता की संज्ञा दी गई है। लेकिन लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम इन्हें बेटियों के रूप में, अगर माता से पहले बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। और ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना थी। यहाँ का लेखक जो है वो कहते हैं कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। थोलिंग जो तिब्बत की बात है। थोलिंग यहाँ कहाँ का जो नगर है, ये है तिब्बत का। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। यहाँ कवि का मन जो है निराश हो गया था और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। और कवि ने क्या किया? वहाँ जो नदी बह रही थी सतलुज, उसके किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर तक उस प्रगतिशील जल ने असर दिखा दिया। और थोड़ी देर में वो जो बहता हुआ जल था उसने असर दिखा दिया। कवि की जो निराशा थी, कवि की जो थकान थी, उसका हरण कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। और कवि का मन जो है वो, मन भी और तन भी दोनों ताज़ा हो गए और वो गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा कवि? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये है बाप हिमालय, चिंतन पर है चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ जो है कवि इस तरह की एक कविता गुनगुनाने लग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में, हिमालय की बेटियाँ पाठ में, नागार्जुन जो इनके रचनाकार हैं उनके माध्यम से देखा कि किस तरह से नदियाँ हिमालय से निकलकर अटखेलियाँ करती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि यहाँ हिमालय जो है वो पिता है और ये दो नदियाँ जो हैं वो इनकी बेटियाँ हैं और बेटियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसलिए समुद्र इनका दामाद है। इस तरह से ये पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।